हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। हमने पार्ट फर्स्ट पेप्टिक अल्सर का पढ़ लिया है, जिसमें डायग्नोसिस तक हो चुका है। पार्ट सेकंड इसके अंदर देखेंगे मैनेजमेंट। सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। कुछ ड्रग्स है जो मैंने GERD में पढ़ा दिए, उनको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI क्या करती है? सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को सप्रेस करती है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए पहले। ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स आती है या इंक्लूड की गई है वह ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल। इनका साइड इफ़ेक्ट होता है एक्लोरहाइड्रिया। मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जो भी न्यू फ्रेंड्स ऐड हुए हैं वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एक्लोरहाइड्रिया मीन्स एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, यानी कि HCl का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। एक होता है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स होता है डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जो HCl का सिक्रेशन तो होगा बट लेस अमाउंट में देखने को मिलेगा। एक होता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया, यानी कि इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसके अंदर HCl जो सिक्रेशन हो रहा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस टर्म को बोलते हैं हाइपर क्लोरहाइड्रिया। 3 टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटासिड। सबसे पहले देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं, बट मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको याद रखने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें है अवॉइड इन अपेंडिसाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको अवॉइड करना है अपेंडिसाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। यदि कोई पेशेंट अपेंडिसाइटिस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र कर रहा है तो उस पेशेंट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं लेनी है। एंटासिड का जो मोस्ट कॉमन, एंटासिड नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है डायरिया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्रीट हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपरफॉस्फेटेमिया यानी जो हाइपरफॉस्फेटेमिया है, यानी ब्लड के अंदर फॉस्फेट की एक्सेसिव अमाउंट को ट्रीट करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ लेते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। याद रखना, वैसे मैंने GERD में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करती है? डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है उसको कम करती है। एग्जाम्पल है रेनिटिडीन, फिमोटिडीन, सिमेटिडीन, रिजाटिडीन। रिजाटिडीन यूज ली जाती है इफ़ पेशेंट हैव लीवर डिसऑर्डर, यानी कि पेशेंट में लीवर डिसऑर्डर हो रखा है, साथ में पेप्टिक अल्सर या GERD हो रखा है, तो उस कंडीशन में रिजाटिडीन यूज लेते हैं। नोट, सिमेटिडीन क्रॉस द BBB and affect CNS, cause confusion, irritability, disorientation, anxiety and agitation। ये का यही हमने GERD में पढ़ा है, क्योंकि फंक्शन काम तो वही है, चाहे वहाँ पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो। सिमेटिडीन क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड अफेक्ट करती है CNS को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। क्या कॉज करेगी सिमेटिडीन? कन्फ्यूज़न, इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन, एंजाइटी एंड एजिटेशन। अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम अफेक्ट होगा तो कन्फ्यूज़न रहेगा, इरिटेबिलिटी बेचैनी रहेगी, डिसोरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा, एंजाइटी रहेगी एंड एजिटेशंस। ये कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। सिमेटिडीन में याद रखना क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट यानी वो एजेंट जो म्यूकोजल लेयर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है
उसकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कौन से? म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। एग्जाम्पल है सुक्रालफेट। न्यू ड्रग है जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। गिव 1 आवर बिफोर ईच मील। याद रखना सुक्रालफेट प्रत्येक मील से 1 घंटे पहले आपको देनी है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। याद रखना क्योंकि 1-2 ड्रग्स है जिनके साइड इफ़ेक्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट सुक्रालफेट जो न्यूली ऐड की गई है, ये क्या करती है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। इसको 1 घंटे पहले यूज़ करनी होती है। यदि कोई पेशेंट इसको ले रहा है तो उसको खाना खाने से 1 घंटे पहले देना है। साइड इफ़ेक्ट इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या करती है? टू रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये हमने पढ़ा था GERD के अंदर। अवॉइड करना है एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि हमने GERD में अवॉइड की थी एंटी कोलिनर्जिक। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? रिड्यूस करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जिससे क्या होगा? जो स्टोमक है वो डिले एम्प्टी होगा। अगर वो धीरे एम्प्टी होगा तो GERD कॉज करेगा, यानी जो स्टोमक कंटेंट है वो वापस रिगर्जिटेट होने लगेंगे। इसलिए GERD में एंटीकोलिनर्जिक अवॉइड की जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे? एंटीकोलिनर्जिक यूज़ लेनी है टू रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। एग्जाम्पल एट्रोपाइन सल्फेट। जो एट्रोपाइन सल्फेट है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करेगी। इसलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ ली जाती है। ये क्या करती है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करती है, जिससे HCl का सिक्रेशन कम होता है। याद रखना GERD में अवॉइड करना है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट, प्रोटेक्टिव एंड एंटी सिक्रेटरी एक्शंस। वो ड्रग्स जो क्या करती है? प्रोटेक्ट भी करती है एंड एंटी सिक्रेटरी एक्शन करती है, यानी सिक्रेशन को भी रोक देती है। वो ड्रग्स भी आपको यूज़ लेनी है। कौन कौन सी ड्रग है? एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड मिज़ोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड मिज़ोप्रोस्टोल। देखिए मिज़ोप्रोस्टोल के बारे में मैंने लिख दिया है। मिज़ोप्रोस्टोल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर मिज़ोप्रोस्टोल यूज़ नहीं करनी है। अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो मिज़ोप्रोस्टोल यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज़ ये अबॉर्शन कॉज कर सकती है। सो अबॉर्शन से प्रिवेंट करने के लिए मिज़ोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करनी है। बाकी की जो प्रोस्टाग्लैंडिन और मिज़ोप्रोस्टोल दोनों ही क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एंटी सिक्रेटरी एक्शन करती है, यानी कि HCl के सिक्रेशन को भी कम करती है। और जो म्यूकोसा है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमने एंटीकोलिनर्जिक पढ़ लिया था पिछली बार, लेकिन ये न्यू है जो अब की बार ऐड किया है, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रिपल थेरेपी। सुना होगा सभी ने, पढ़ा भी होगा कॉलेज टाइम। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो मेरे से सुन लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ट्रिपल थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा और क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक राइट आंसर करना है। तो ट्रिपल थेरेपी क्या होती है? ट्रिपल थेरेपी में हम 3 ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनके अंदर 2 एंटीबायोटिक और 1 PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। 2 एंटीबायोटिक प्लस 1 PPI। कौन कौन सी एंटीबायोटिक है? मेट्रोनिडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस 1 PPI। कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल, जो भी आपको अच्छी लगे वो यूज़ कर सकते हो। यह है ट्रिपल थेरेपी। नेक्स्ट है क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी में 4 ड्रग आपको यूज़ करनी है, मीन्स 4 ड्रग्स आपको यूज़ करनी है। 2 एंटीबायोटिक्स प्लस रेनिटिडिन या एस्मोप्राजोल, इनमें से दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो, प्लस बिस्मथ सबसैलिसिलेट। ये होती है क्वाड्रिपल थेरेपी। याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल थेरेपी पूछा जा सकता है। ट्रिपल थेरेपी आर मोस्टली यूज्ड इन
तो आपको राइट आंसर करना है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। क्वाड्रिपल थेरेपी ये भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड अमोक्सिसिलिन। एंटीबायोटिक्स भी देनी है पेशेंट को ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके, तो आपको एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करनी है। सॉरी, ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। अपने को सिर्फ नाम वगैरह याद रखना है, वैसे ये सर्जिकल काम सिर्फ सर्जन का होता है। अपना काम मैंने बता दिया है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फंक्शन अपना काम करना होता है। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट को केयर देना अपना काम होता है, सर्जरी करना अपना काम नहीं है, सर्जन का होता है। फर्स्ट है वेगोटोमी। कटिंग वेगस नर्व टू इंटरप्ट मैसेज सेंट फ्रॉम ब्रेन टू स्टोमक टू रिड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन। मैंने पढ़ाया था कुशिंग अल्सर। कौन सा? कुशिंग अल्सर। तो मैंने बताया था इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जैसे बढ़ेगा आईसीपी तो क्या होगा, वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, जिससे वेगस नर्व क्या करेगी, स्टोमक से एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देगी। देन क्या होगा, अल्सर कॉज होगा। तो वेगोटोमी करने से मैसेज नहीं जाएगा स्टोमक को मैसेज नहीं जाएगा, तो जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। ये वेगोटोमी दो टाइप से की जाती है, ट्रंकल वेगोटोमी एंड सेलेक्टिव वेगोटोमी। यानी ट्रंकल में पूरी जो वेगोटोमी यानी कि जो वेगस नर्व है जो सप्लाई कर रही है स्टोमक को, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। एंड सेलेक्टिव वेगोटोमी में यानी जो कुछ सेलेक्टिव पार्ट जो मेनली गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं पार्ट्स को रिमूव करते हैं। ये दो टाइप से की जाती है। नेक्स्ट है एंट्रेक्टमी, रिमूव एंट्रम। मैंने बताया था गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है पायलोरस एंट्रम। याद रखना पायलोरस एंट्रम, मैंने वैसे इमेज रख दी है लास्ट में, आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो एंट्रेक्टमी में क्या करेंगे, जो एंट्रम है उसको रिमूव कर देंगे। एंट्रेक्टमी मैंने एक्टमी, प्लास्टी ये कुछ टर्मिनोलॉजी में बता दिया है, आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है पाइलोरोप्लास्टी, यानी जो पाइलोरस है उसका रिपेयरमेंट करना। जैसे आपने सर्जरी की देन आपको क्या करना है, रिपेयरमेंट करना है, तो पाइलोरोप्लास्टी। नेक्स्ट है गैस्ट्रोडेड्यूनोस्टोमी या बिलरोथ फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ एंट्रम ऑफ स्टोमक एज वेल एज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड पाइलोरस। गैस्ट्रोडेड्यूनोस्टोमी में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो एंट्रम पार्ट है स्टोमक का, लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमक, यानी जो स्टोमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उससे जस्ट ऊपर की ओर क्या होता है, पाइलोरस एंट्रम। वहाँ पर क्या होती है, गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। एज वेल एज स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, यानी कुछ पार्ट ड्यूडेनम से भी निकाल लेना है। एंड पाइलोरस, जो पाइलोरस है और जो ड्यूडेनम है उसके पार्ट को निकाल कर बाकी की ड्यूडेनम से एनास्टोमोसिस कर देंगे। इस सर्जरी को बोलते हैं गैस्ट्रोडेड्यूनोस्टोमी या विलरोथ फर्स्ट। इसकी इमेज मैंने आगे लास्ट में डाल दी है, आप देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विलरोथ फर्स्ट एंड विलरोथ सेकेंड, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। विलरोथ फर्स्ट में कुछ पार्ट ड्यूडेनम एंड पाइलोरस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है रिमेनिंग सेगमेंट इज एनास्टोमोसिस टू ड्यूडेनम, यानी जो ड्यूडेनम का कुछ पार्ट आपने रिमूव किया है उसके बाद में जो बचा है ड्यूडेनम, उससे क्या करना है, स्टोमक को एनास्टोमोसिस यानी जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। ये होती है बिलरोथ फर्स्ट। नेक्स्ट है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी या बिलरोथ सेकेंड। देखिए आपको नाम भी याद रखना है, बिलरोथ फर्स्ट किसे बोलते हैं, बिलरोथ सेकेंड किसे बोलते हैं। एक में ड्यूडेनोस्टोमी है, एक में जेजुनोस्टोमी होती है, तो आपको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बिलरोथ सेकेंड इज आल्सो नोन एज, तो आपको राइट आंसर करना है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। चलिए गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, रिमूवल ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ स्टोमक, एनास्टोमोसिस विथ ड्यूडेनम और जेजुनम
रिमूव गैस्ट्रिक प्रोडक्शन सेल इन एंट्रम एंड पार्ट ऑफ पेराइटल सेल, यानी कि स्टोमक का थर्ड पार्ट, यानी जो स्टोमक लगभग जो पाइलोरिस एंट्रम है वहाँ से लेकर पूरे ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ पार्ट जेजुनम का भी ले लेते हैं। देन क्या करते हैं, जो बच जाता है जेजुनम से स्टोमक को कनेक्ट कर देते हैं या एनास्टोमोसिस कर देते हैं। इस सर्जरी को बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। देखिए ध्यान रखना, एक में क्या कर रहे हैं, ड्यूडेनम से कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, साथ में स्टोमक से जो पाइलोरस एंट्रम है उसको भी हटा रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं, स्टोमक और जो रिमेनिंग रह गया है ड्यूडेनम का कुछ पार्ट उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस सर्जरी को बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी या विलरोथ फर्स्ट। विलरोथ सेकंड में क्या करते हैं, जेजुनम से एनास्टोमोसिस करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है स्टोमक का उससे। देन जो बच गया है उसको रिमूव कर देते हैं। जेजुनम और जो स्टोमक है उसके बीच से जो पार्ट हटाया है देन उनको एनास्टोमोसिस करेंगे, वो होती है विलरोथ सेकेंड। नेक्स्ट है टोटल गैस्ट्रेक्टमी, रिमूवल ऑफ स्टोमक, यानी जो स्टोमक है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, नोट मैंने डाल दिया है। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी पेशेंट हैज़ टू कंटिन्यू विटामिन B12 फॉर लाइफ लॉन्ग इज, यानी कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी किसी पेशेंट में हो जाती है, उसके बाद में पेशेंट को क्या करना पड़ता है, विटामिन B12 ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, यानी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्टोमक है उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। एक्सपेक्ट दैट एनजी ट्यूब ड्रेनेज विल बी डार्क ब्राउन कलर फॉर नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद आपको 12 से 24 घंटे तक डार्क ब्राउन कलर का ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगा सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में जो स्टोमक है हाफ ऑफ स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी नहीं करते हैं। याद रखना डार्क ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, यानी कि ऑपरेशन के बाद आप क्या क्या करोगे। फॉवलर पोजीशन फॉर कंफर्ट एंड प्रमोट ड्रेनेज, फॉवलर पोजीशन आपको यूज़ करनी है जिससे कंफर्टेबल एंड जो ड्रेनेज वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है असेस बोवेल साउंड्स, आपको जो बोवेल साउंड है वो असेस करते रहना है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप प्लेस ऑन सिग्मॉइड कोलोन टू लिसन बोवेल साउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं है बोवेल साउंड कहाँ से सुनी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है बोवेल साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को कहाँ यूज़ करना है, सिग्मॉइड कोलोन पर। सिग्मॉइड कोलोन पर आपको स्टेथोस्कोप रखना है और बोवेल साउंड अच्छे से सुनना है। ये है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। और है नेक्स्ट है प्रोग्रेस डाइट फ्रॉम NPO 2 sips ऑफ क्लियर वाटर टू 6 स्मॉल ब्लेंड मील्स ए डे, यानी कि आपको NPO डायरेक्ट, जब पेशेंट को NPO रख रखा था ऑपरेशन के बाद, तो आपको क्या करना है, कुछ पहले पानी पिलाना है, गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। 6 स्मॉल ब्लेंड मील्स ए डे, यानी कि आपको दलिया खिलाना है, वो भी थोड़ा थोड़ा 6 स्मॉल मील्स ए डे, यानी दिन में 6 बार आपको खिलाना है। क्या खिलाना है, दलिया। सेमी सॉलिड आपको फूड यूज़ करना है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो ऑपरेशन के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है हेमरेज, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है ऑपरेशन के बाद। डंपिंग सिंड्रोम, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, तब मैं अच्छे से बताऊंगा। डंपिंग सिंड्रोम होता है रैपिड एम्पटिंग ऑफ स्टोमक, यानी जो स्टोमक है वो जल्दी जल्दी खाली होता रहेगा। नेक्स्ट है डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर रहे हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ये कुछ ऑपरेशन के बाद में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। देखिए वैसे मैंने डंपिंग सिंड्रोम के बारे में 1-2 लाइन लिखी है, बाकी की मैं डिजीज कंडीशन अलग से पढ़ाऊँगा। रैपिड एम्पटिंग ऑफ स्टोमक कंटेंट, यानी कि आपने जो ऑपरेशन कर दिया है, गैस्ट्रेक्टमी कर दिया है, उसके बाद में क्या होगा, स्टोमक के अंदर खाना देर तक नहीं ठहरेगा। 1 से 3 घंटे नॉर्मली रुकना चाहिए, वो अब नहीं रुकेगा।
नेक्स्ट है सिम्टम्स अकरिंग 30 मिनट आफ्टर ईटिंग, यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे खाना खा लेता है उसके 30 मिनट बाद। नेक्स्ट है विफल प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैनक्रेटिको ड्यूडेनेक्टमी, जो विफल प्रोसीजर है उसको पैनक्रेटिको ड्यूडेनेक्टमी कहा जाता है या इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड टू ट्रीट ट्यूमर्स एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ पैनक्रियाज इंटेस्टाइन एंड बाइल डक्ट, यानी पैनक्रियाज इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट में किसी भी प्रकार से कोई ट्यूमर हो जाए या फिर किसी और प्रकार से कोई डिसऑर्डर अराइज हो जाए तो उस कंडीशन में विफल प्रोसीजर यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियाज ड्यूडेनम पोर्शन ऑफ सीबीडी गॉल ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ स्टोमक एंड एनास्टोमोसिस ऑफ जेजुनम। विफल प्रोसीजर के अंदर जो पैनक्रियाज का हेड है, ड्यूडेनम है, कॉमन बाइल डक्ट का कुछ पोर्शन है, गॉल ब्लैडर है एंड स्टोमक का कुछ पार्ट रिमूव किया जाता है एंड देन जो बच गया उसको एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। किसके साथ? जेजुनम के साथ। जेजुनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट। याद रखना ड्यूडेनम हम निकाल रहे हैं, जेजुनम से एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। जब मैं इमेज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको बताने हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर ज़रूर देना है। फर्स्ट है विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। हेलीकॉप्टर मत समझ लेना, हेलिकोबैक्टर बोल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मत समझ लेना। ए है फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, रोथरा टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या यूरिया ब्रिड टेस्ट, आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रोकिन टेस्ट की कुशिंग सिंड्रोम, इसका आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है एलिवेटेड आईओपी, एलिवेटेड बीपी, एलिवेटेड आईसीपी, नॉन ऑफ दीज, आपको करेक्ट आंसर देना है। अगर गलत आता है तो गलत दीजिए, मैं आपका आंसर सही करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, इनमें से कौन सा एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर होता है? कुशिंग अल्सर, इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, आंसर आपको ही देना है। नेक्स्ट है विच मेडिसिन आर ऑलवेज अवॉइड इन व्हीकल ड्राइवर, यानी जो गाड़ी चलाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर कौन सी मेडिसिन आपको अवॉइड करनी है? राइट आंसर देना है आपको निजाटिडिन, रेनेटिडिन, सिमेटिडिन एंड ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन विच केमिकल एजेंट आर यूज इन द FOBT फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, इसके अंदर कौन सा केमिकल एजेंट यूज लिया जाता है? बोरिक एसिड, NS, कैमनोफोर एंड H2O2, राइट आंसर्स आपको देने हैं। देखिए वो इमेज जो मैंने लास्ट में ऐड की है, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड आपको दिखाई दे रही होगी। बिलरोथ फर्स्ट के अंदर जो ड्यूडेनम का कुछ पार्ट है वो स्टोमक से अटैच कर दिया गया है या कनेक्ट कर दिया गया है। जो पाइलोरस एंट्रम है उसको रिमूव किया गया है, कुछ पार्ट ड्यूडेनम का रिमूव किया गया है और जो बाकी बच गया उसको एनास्टोमोसिस किया गया है। यह बिलरोथ फर्स्ट। बिलरोथ सेकंड के अंदर जो जेजुनम है उससे कनेक्ट किया गया है ड्यूडेनम को और जो पाइलोरस एंट्रम है उसको रिमूव कर दिया गया है। कुछ पार्ट ड्यूडेनम का आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, उसको यहाँ से आगे से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, बांध के इसको छोड़ दिया गया है और कनेक्ट कहाँ से किया है? डायरेक्ट जेजुनम से। याद रखना गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी को बिलरोथ सेकंड के नाम से भी जाना जाता है और गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी को बिलरोथ फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इमेज है विफल प्रोसीजर, बहुत ही टिपिकल इमेज है बट आप समझना एक बार मैंने क्या क्या बताया था वो आपको सब रिमूव करना है, बाकी जो बच गया उसको एनास्टोमोसिस कर देना है। देखिए आपको इससे इमेज से अच्छे से समझ में आएगा। हेड ऑफ पैनक्रियाज जो आप रिमूव कर रहे हो वो ब्लैक, इस जो फर्स्ट इमेज है उसके अंदर ब्लैक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये आपको हटाने हैं या रिमूव करने हैं। देन आपने सेकेंड इमेज में क्या कर रखा है?
एनास्टोमोसिस कर रखा है। देखिए, हेड ऑफ पेनक्रियाज हटा रहे हो, ड्यूोडेनम आप हटा रहे हो, गॉल ब्लैडर हटा रहे हो, कॉमन बाइल डक्ट हटा रहे हो, कुछ बाइल डक्ट आपको एनास्टोमोसिस वापस करनी है। ये ट्यूमर बनी हुई है पेनक्रियाज के अंदर, आपको अच्छे से इमेज में दिख रही होगी। तो इन पार्ट्स को आप जब हटाओगे और जब वापस एनास्टोमोसिस करोगे तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है विपल प्रोसीजर या पेनक्रिएटिको ड्यूोडेनोस्टोमी। नेक्स्ट और लास्ट इमेज है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मैंने बताया था मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर पाइलोरस एंट्रम, जिसका राइट आंसर था पाइलोरस एंट्रम, यानी जो पाइलोरस एंट्रम है वहाँ पर मेनली गैस्ट्रिक अल्सर आपको देखने को मिलेगा। इस इमेज के अंदर अल्सर जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर पाइलोरस एंट्रम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक पेप्टिक अल्सर, जिसके मैंने 2 पार्ट किए हैं क्योंकि एक पार्ट में ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, आप एक पार्ट से ही बोर हो जाते, आप पूरा वीडियोज़ नहीं देख पाते, तो आपके जो कंटेंट है यानी जो सब्जेक्टिव कंटेंट है वो आपके मिस हो जाते। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अलग से बता देता हूँ, आप उनको राइट डाउन कर सकते हो या फिर याद कर सकते हो। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।